हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन विद चेतन में आपका स्वागत है। आज मैं जैसे कि लेके आया हूँ आपके लिए यूपीएसआई की स्पेशल क्लास, जो कि आपकी सामान्य हिंदी होगी। 40 क्वेश्चंस होंगे। 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा दोस्तों। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। एजुकेशन विद चेतन के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। और इसके अलावा आप मेरे इंस्टा से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टा का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो आप वहाँ से जाके मुझसे कोई भी क्वेश्चंस हो सकता है तो वो कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से स्पेशल कोई रिक्वेस्ट है तो वो आप बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, यह आपका पिछले वर्ष का पेपर है। यह देखिए, अरविंद से शिशुरवंद कैसे शो रहे हैं। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट इसका राइट ऑप्शन बताना है दोस्तों। उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या यमक। ठीक है, राइट ऑप्शन बताना है। फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए इसका राइट ऑप्शन दोस्तों। तो दोस्तों, जो ऊपर पंक्ति दी हुई है, अरविंद से शिशुवंत कैसे शो रहे हैं, तो इसमें उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार होगा। और उपमा अलंकार की जो डेफिनेशन होती है वो होती है जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना जो है गंभीरता या अत्यंत जो है सदृशता से की जाए, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये पूछ रखा है। बताइए फटाफट कौन सा अलंकार है दोस्तों। एग्जाम्पल देख के ही बता देंगे कुछ लोग। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए कौन सा अलंकार है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे है कि एक तो पहले बात जो मैंने आपको पढ़ाया था, जहाँ पे जानू जनो मानु मनो तानु तनो जैसे वाक्य आ जाए, जैसे यहाँ पे तनु आया है। ठीक है, इस काल के मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, यहाँ पे मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगह। तो एक तो ये हो गई पहचानने की हमारी जो ट्रिक है। ठीक है, दूसरी है जहाँ समानता के कारण जो डिफिनेशन होती है, जहाँ समानता के कारण उपमेय में संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई एक निशाचर भाग। ठीक है, तो ऐसा यह कौन सा अलंकार है। अलंकार ही पूछ रखा है इसमें भी। बताइए फटाफट इसका कौन सा अलंकार है दोस्तों। हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगने पाई, तब तक जो है पूरी लंका जल के जो है भस्म हो गई और पूरे निशाचर वहाँ से गए भाग। तो बताना है इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको अलंकार के चैप्टर में पढ़ाया भी था कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन है, श्लेष, रूपक, अतिशयोक्ति, विरोधाभास। कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसमें जो है अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार मतलब अपोस्ट्रॉफी, इंग्लिश में इसको अपोस्ट्रॉफी कहते हैं और हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अब इसके जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, देखो तो दोस्तों डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अब यहाँ पे लोक सीमा से बढ़कर कैसे किया गया है मैं बताता हूँ। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई एक निशाचर भाग। तो दोस्तों, हनुमान जी की जो पूंछ थी वह इतनी लंबी थी, मतलब क्योंकि लोक सीमा से बढ़कर थी, क्योंकि बंदरों की जो पूंछ होती है मैक्सिमम 6 जो है 4 फीट, 3 फीट, 2 फीट, इससे ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये लोक सीमा से बढ़कर जो है बात कह रहा है, तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताना है आपको कि तत्सम शब्द कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे फटाफट बताइए इसका तत्सम शब्द कौन सा है। चोंच, चरित्र, गेहूं या उछा। तो दोस्तों यहाँ पे जो तत्सम शब्द है वह है आपका चरित्र। चरित्र एक तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द भी मैंने आपको बता रखे थे क्या होते हैं, तत्सम और तद्भव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। फिर से आ गया तत्सम शब्द। तत्सम शब्द पहचानिए, बांझ, पुष्प, खीर, सूत। तो तत्सम शब्द कौन सा है, फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन दोस्तों। तो यहाँ पे जो पुष्प है वो तत्सम शब्द है, बाकी सारे जो है तद्भव शब्द है। अब मैं आपको इसकी डिफिनेशन भी बता देता हूँ। वे शब्द जो संस्कृत शब्दों के मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा तत्सम शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं। निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन है, योगी, कष्ट, आकाश, हाथ। तो इनमें से तद्भव शब्द का चयन करना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको तद्भव शब्द के बारे में भी डिफिनेशन बता रखी थी, फिर से बता देता हूँ। तो इनमें कौन सा तद्भव शब्द है पहले ये बताइए। 4 ऑप्शन है, योगी, कष्ट, आकाश या हाथ।
तो इनमें जो तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, सॉरी तद्भव शब्द है, वह है आपका हाथ। हाथ यहाँ पे तद्भव शब्द है, ठीक है, देखिएगा हाथ यहाँ पे तद्भव शब्द है। और तद्भव शब्द होते कौन कौन से हैं? तो ऐसे संस्कृत शब्द जो कुछ परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए, 2 अलंकार के हो गए, 2 तत्सम शब्द के हो गए, 2 जो है तद्भव के शब्द हो गए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके यूपीएसआई के पेपर में। तो यूपीएसआई का पेपर कैसे क्लियर करना है वो आप लोगों को देखना है, बस पढ़ाना है और मुझे खुद पढ़ना है, क्योंकि मैं खुद यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हूं दोस्तों। तो मैं वही बेस्ट लेके आता हूं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो निम्न में से तद्भव शब्द का चयन करना है। पंख, सर्व, रात्रि, वत्स। तो बताइए तद्भव शब्द कौन सा है, फटाफट बताइए इसके राइट ऑप्शन दोस्तों। तो इसमें देखिए दोस्तों, जो पंख दिया हुआ है, पंख, यह पंख जो है, पंख जो शब्द है, पंख आपका केवल और केवल तद्भव है, अन्य सभी शब्द जो हैं तत्सम है, ठीक है दोस्तों। सर्व, रात्रि और वत्स ये सारे तत्सम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कूर का विलोम शब्द चुनिए। कूर का विलोम, क्रूर का मतलब क्या होता है? अब क्रूर का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, तो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करने वाला जो होता है वो होता है क्रूर होता है। और इसका जो विलोम होगा वो होगा कृपालु, दया करने वाला कृपालु होता है, अर्थ में उल्टा होगा, ठीक है। तो क्रूर का जो विलोम शब्द होगा वो होगा कृपालु, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है? आकर्षित का विलोम शब्द है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताना है दोस्तों। आकर्षित का विलोम शब्द, तो आकर्षित मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का जो एंटोनिम्स होता है वो होता है डिस्ट्रैक्शन। यानी यहाँ पे हिंदी में क्या होगा, क्या होगा दोस्तों? तो हिंदी में हो जाएगा अनाकर्षित। क्या हो जाएगा? अनाकर्षित। अच्छा, अर्थात राइट ऑप्शन, आपका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करते हैं। उदार का विलोम शब्द बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, राइट ऑप्शन बताना है। उदार का विलोम शब्द, पुरुष, कठोर, कोमल, नम्र। तो उदार का विलोम शब्द बताना है दोस्तों। तो उदार, उदार का विलोम शब्द जो होगा उसके विपरीत होगा, वो होगा कठोर। उदार का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द, तो वो होता है कठोर, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द को छांटिए। तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहले उनको पढ़ लेते हैं। स्वर्गीय, पृष्ठभूमि, द्रव भूमि और प्रतिबिंब। क्या दिया हुआ है? प्रतिबिंब, यहाँ पे दिया हुआ है प्रतिबिंब। सही से देखिए दोस्तों, तो वर्तनी से के दृष्टि से देखना है। तो वर्तनी के दृष्टि से प्रतिबिंब जो लिखा जाता है वह लिखा जाता है कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, प्रति और बिंब, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार लिखा जाता है, आप लोग देख सकते हैं कि कैसे लिखा जाता है प्रतिबिंब। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्योंकि यही आपका अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध शब्द छांटने को बोल रहा था, अशुद्ध शब्द जो है ये आपका प्रतिबिंब है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम, कंटिन्यू, एक अशुद्ध आया, दूसरा शुद्ध आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके 2-2 प्रश्न हर जो है चैप्टर से लिए गए हैं। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द को छांटिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, 4 ऑप्शन है, प्रासंगिक, नगण्य, गुजारित, कृत्रिम। तो शुद्ध शब्द कौन सा है बताना है। 4 ऑप्शन है, फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन, शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रासंगिक है यह शुद्ध शब्द है, ठीक है। जो प्रासंगिक है यह शुद्ध शब्द है वर्तनी की दृष्टि से, ठीक है। और जो अन्य सभी जो है शुद्ध वर्तनी है, जैसे कि आपका जो है नागन्य हो गया। तो नागन्य कैसे लिखा जाता है? छोटा ना, छोटा ग, अड़ा और या, ये होता है असली नागन्य, ठीक है। और गुजारित, जो गुजारित लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन देखिए, गुंजारित होता है। क्या होता है? गुंजारित होता है। और कृत्रिम कुछ इस प्रकार लिखा जाता है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, कृत्रिम कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन है, समयिक, समयायिक, समयायिक और समायायिक। तो राइट ऑप्शन बताना है कि इन चारों में से समयायिक कौन सा सही लिखा हुआ है। फटाफट बताइए दोस्तों इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो समयायिक, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसके अलावा ये भी गलत है और ये भी गलत है और ये भी आपका गलत लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो शुद्ध वर्तनी में हम जिस प्रकार वाक्य को सही अर्थ में लिख के अपने कॉपी में प्रयोग करते हैं, तो वही शब्द हमें लिखना होता है, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत बार कई लोग भूल जाते हैं, तो ऐसी भूल ना करें
और अपने पेपर पे ज़्यादा फोकस करें। क्वेश्चन देखने से ही क्वेश्चन समझ में आता है, ऐसे आप बैठने से कुछ नहीं होता। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऐसा पुष्प जो कभी विकसित नहीं हुआ के लिए एक शब्द है। अब यहाँ क्या पूछ लिया है, एक शब्द। जो अनेक शब्द होते हैं उनके लिए एक शब्द, तो ऐसा वो अनेक शब्द कौन सा है, ऐसा पुष्प जो कभी विकसित न हुआ हो। ऐसा पुष्प जो कभी विकसित न हुआ हो, ये शब्द है। इसके लिए कोई एक शब्द चूज करना है, आपको चुनना है। कोस, बौर, मुकुल, मंजरी, कौन सा होता है? फटाफट बताइए दोस्तों इसका राइट ऑप्शन। तो दोस्तों जो यहाँ पे मुकुल दिया हुआ है, मुकुल, उसको क्या कहते हैं? ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ हो। जो अभी विकसित नहीं हुआ उसको हम कहेंगे मुकुल। क्या कहेंगे? मुकुल, क्योंकि उसका मुख नहीं दिखता है ना, विकसित नहीं होता, तो उसको हम कहेंगे मुकुल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, आलोचना करने वाले के लिए एक शब्द। देखिए यहाँ पे एक शब्द के भी 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। आलोचना करने वाले के लिए एक शब्द, तो बताइए आलोचना करने वालों के लिए एक शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन है, समीक्षक, छिंद्रावेशी, निंदक या आलोचक। तो आलोचना करने वाला यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आलोचना करने वाले के लिए कौन सा शब्द रहेगा? तो दोस्तों वो होगा आलोचक। आलोचक होता है आलोचना करने वाले के लिए एक शब्द, ठीक है, जो आलोचना करता है। अगर निंदा करने वाला होता तो यहाँ पे क्या होता? निंदक होता, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द बताइए। दोपहर के बाद के समय, जो दोपहर होती है यानी जो आफ्टरनून होती है, उस समय को हिंदी में क्या कहते हैं? आप लोगों को ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, राइट ऑप्शन बताना है दोस्तों। तो इसको कहेंगे अपराह्न। क्या कहेंगे? अपराह्न, यानी आधा पहर, ठीक है। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कारमुख का पर्यायवाची शब्द है। कारमुख, अब कारमुख का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताइए दोस्तों। पहले कारमुख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, इसके बाद में आपको बताऊंगा कि कारमुख है क्या और इसका पर्यायवाची शब्द क्या है। फटाफट बताइए दोस्तों इसका राइट ऑप्शन। तो दोस्तों कारमुख का जो वो होता है, क्या बोलते हैं, पर्यायवाची होते हैं, वो तो सर होते हैं, जिसे हम तीर भी कहते हैं। और यहाँ पे बाण ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बाण दिया हुआ है, क्योंकि कारमुख जो है ये तीर का विलोम है। तीर, जिसे हम तीर के और क्या क्या विलोम होते हैं मैं ये भी बता देता हूँ। तीर होता है, शर होता है, विशिक होता है, इशु होता है, बाण होते हैं, कारमुख होते हैं। ये सारे जो है बाण के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सेना का पर्यायवाची शब्द है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट ऑप्शन बताना है कि सेना का कौन सा शब्द जो है पर्यायवाची शब्द है। बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन दोस्तों, क्योंकि यूपीएसआई की भर्ती में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं जो आप कभी शायद से पढ़ते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ। 40 क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है दोस्तों कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो बताइए फटाफट इसका सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो दोस्तों सेना का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है फौज होता है, दल होता है, चमू होता है। क्या क्या होता है? फौज होता है, दल होता है, चमू होता है, अनिक होता है, कटक होता है। तो ये सारे जो है सेना के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है? यहाँ पे अनिक दिया हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। सेना का, बहुत लोग यहाँ सेना का जो पर्यायवाची शब्द में सैनिक भी मार देते हैं, तो बल्कि सैनिक यहाँ पे गलत होगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? आत्मज का पर्यायवाची शब्द बताइए। आत्मज का पर्यायवाची शब्द बताइए। 4 ऑप्शन है, सदोहर, पति, प्रेमी, तनुज। राइट ऑप्शन बताना है दोस्तों। आत्मज का पर्यायवाची, तो आत्मज का पर्यायवाची, आत्मज का मतलब क्या होता है दोस्तों? आत्मज का मतलब होता है आत्मा से भी प्यारा, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो पर्यायवाची होगा वो होगा ये आपका पर्यायवाची शब्द किसका है? तो ये बता दूं मैं, आपका बेटा का पर्यायवाची शब्द है आत्मज, ठीक है। बेटा या पुत्र कह सकते हैं। और इसको जो हिंदी में कहते हैं वो तनुज भी इसका पर्यायवाची शब्द है, बेटा या तनुज। या और मैं इसके पर्यायवाची आपको बता देता हूँ। जैसे आत्मज का पर्यायवाची होता है पुत्र होता है, तनुज होता है, बेटा होता है, पूत होता है, सूत होता है, तनय होता है। ऐसे बहुत सारे वाक्य होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? राग दरबारी किसकी रचना है? यहाँ पे 4 लेखक दिए हुए हैं। लेखक में से आपको बताना है कि राग दरबारी किसकी रचना है। राही मासूम रजा की, या श्रीलाल शुक्ल, या हरिशंकर परसाई, या शरद जोशी। फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों। राग दरबारी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि राग दरबारी के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ 2 से 3 बार। तो जो राग दरबारी है ये श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है, ठीक है। राग दरबारी जो है ये आपके श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है आपके लिए, तो ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कहीं ना कहीं इसको स्टार लगा लीजिएगा और याद रखने की कोशिश कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 21, क्योंकि 20 तो अभी हम कर चुके हैं राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल के बारे में, ठीक है। तो 21 क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन, काम यानी किसकी रचना है। दोस्तों क्वेश्चन तो आपका एकदम छोटा सा है क्वेश्चन, क्योंकि आप कक्षा 9 से पढ़ रहे होंगे काम यानी किसकी रचना है। फटाफट बताइए इसके राइट ऑप्शन दोस्तों कि काम यानी किसकी रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ मैं इस लेखक की पूरी रचनाएं भी बताऊंगा। तो काम यानी जो है ये आपकी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। किनकी है, तो ये आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना है काम यानी। और काम यानी के बारे में जान लीजिए कि जैसे काम यानी हो गई, तो इनकी अन्य जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो है उर्वशी है, वन मिलन है, प्रेम राज्य है, अयोध्या का उद्धार है, शोको वचवास है, कानन कुसुम है, बहुत बहुत बार कानन कुसुम भी पूछ लेता है, प्रेम पथिक है, आंसू लहर है। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद की जितनी रचनाएं हैं सबको बहुत इंपॉर्टेंट लेना है, हाईलाइट करके रखिएगा और याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आपकी जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रची गई रचनाएं। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, आंसू और लहर, ये सारी रचनाएं जो हैं आपकी जयशंकर प्रसाद द्वारा रची गई हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, चलिए रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कलोल का समानार्थी शब्द बताइए। दोस्तों कलोल का समानार्थी शब्द, कलोल होता क्या है, कलोल का समानार्थी शब्द बताना है, फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन दोस्तों। तो कलोल का मतलब होता है लहर। क्या होता है, लहर मतलब होता है, कलोल का मतलब होता है लहर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका लहर, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर डी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे जो सही है आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही है, लहर। क्योंकि जो कलोल का समानार्थी शब्द होता है वो होता है आपका लहर, ठीक है। और समान अर्थ में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं, ये तो आपको डिफिनेशन पता ही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 रीड करते हैं। प्राण प्रिय का समानार्थी शब्द बताइए। प्राण प्रिय का समानार्थी शब्द बताइए दोस्तों। प्राण प्रिय, प्राण प्रिय कौन होती है आपकी, तो वो होती है संग बीवी होती है, जिन्हें कह सकते हैं हम पत्नी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है प्राण प्रिय मतलब अर्धांगिनी, ठीक है। प्राण प्रिय मतलब अर्धांगिनी, अर्थात राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, बहुत पूछा जाता है, हर भर्ती में आता है ऐसे ये क्वेश्चन। अभिक का समानार्थी शब्द बताइए। एक अभिक का विलोम पूछता है तो वो होता है अनभिक, ठीक है। और अभिक का जो समानार्थी शब्द है वो आपको यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है दोस्तों। जानकार, भिक्षुक, अभिनेता या नवाकिफ, कौन सा होता है अभिक का समानार्थी शब्द। तो दोस्तों अभिक का मतलब जो होता है वो होता है जानकार, तो यहाँ पे अभिक का जो समानार्थी शब्द होगा वो होगा जानकार, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, जानकार, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ है। अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट ऑप्शन चुन के बताना है। फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों। अंधों में काना राजा, तो दोस्तों अंधों में काना राज्य का जो मुहावरे का अर्थ होता है वो होता है अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना, ठीक है। यानी अंधों में काना राजा की, अब इसका जो वाक्य प्रयोग होता है, वाक्य प्रयोग अगर मैं आपको बताऊंगा तो आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि अंधों में काना राजा, जैसे कि एक कोई क्लास है जिसमें कोई भी स्टूडेंट नहीं पढ़ता, तो वहाँ पे अगर कोई एक छोटा सा स्टूडेंट भी थोड़ा बहुत पढ़ता है तो उसको अंधों में काना राजा कह सकते हैं हम, ठीक है। अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले सम्मान होना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका 26 क्या कह रहे हैं, अखाड़े में आना मुहावरे का अर्थ बताइए। अखाड़े में आना मुहावरे का अर्थ बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन चुन के बताना है दोस्तों। अखाड़े में आना मुहावरे का अर्थ बताना है, फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। साधु मंडलों में शामिल होना, पछाड़ देना, मुकाबले में खड़ा होना या ज़्यादा भीड़ होना। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका मुकाबले में खड़ा होना, ठीक है। अखाड़े में आना मतलब मुकाबले में खड़ा होना, किसी के मुकाबले में खड़ा होना यानी अखाड़े में आ गया है, ठीक है दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 27, एक तो चोरी दूसरा सीना जोरी, लोक यहाँ पे लोकतित्व है
और इसका अर्थ बताना है। एक तो चोरी, दूसरा सीना चोरी। बहुत लोग कहते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो आप डेली जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हिंदी में बहुत लोग क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो उनके लिए मैं स्पेशल प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहा हूँ। वैसे तो मैंने कर रखी है ऑलरेडी, तो आपकी हिंदी और जीके जीएस की क्लासेस में डालता हूँ। इसके अलावा आपको और कुछ नीड है तो आप बता सकते हैं। तो फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होता है वो होता है अपराधी होकर उल्टे अकड़ दिखाना, ठीक है। यानी इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा, अपराधी होकर उल्टा अकड़ दिखाना, ठीक है। तो कहते हैं ना, एक तो चोरी किया है, ऊपर से सीना चोरी किया है। चोर जब पकड़ा जाता है तो कहता है मैं चोरी नहीं करता हूँ। तब यहाँ पे ये जो है लोकोक्ति बोली जाती है कि एक तो चोरी कर रहे हो, दूसरा सीना चोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 28 क्या कह रहा है, रीड करते हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो यहाँ पे लोकोक्ति का अर्थ बताना है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ये, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ठीक है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी छल कपट का जो व्यवहार होता है वह बार बार नहीं चलता, क्योंकि एक बार जिसके साथ छल करोगे वो दोबारा आपको पे ट्रस्ट ही नहीं करेगा, विश्वास ही नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, क्या कह रहा है। कोई ईर घाट को कोई बीर घाट को, यहाँ पे क्या दिया है, कोई ईर घाट को कोई बीर घाट को, बताइए लोकोक्ति का अर्थ बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फटाफट इसका राइट ऑप्शन बताइए दोस्तों कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका जो अर्थ होता है वो होता है तालमेल ना मिलना, तालमेल का ना होना, ठीक है। यानी आपस में जो कह सकते हैं हम, आपके जो आपस में होता है तालमेल होता है जो आपस में, उसका तालमेल ना होने का मतलब होता है कोई ईर घाट तो कोई बीर घाट, कोई कहीं जा रहा है तो कोई कहीं जा रहा है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। 4 ऑप्शन है, मंजिल, भारमार, मर्यादा और पुलिंदा। तो इन शब्दों में से आपको बताना है कि पुल्लिंग कौन सा है। फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन दोस्तों। हिंदी के क्वेश्चन आपको अगर आप पढ़ने हैं तो आप पहले तो हिंदी को समझ लीजिए, उसके बाद हिंदी के क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसका पुलिंदा जो है, पुलिंदा शब्द यहाँ पे पुल्लिंग है, ठीक है। और पुलिंदा शब्द जो है यहाँ पे पुल्लिंग है। इसके अलावा सारे जो है स्त्रीलिंग है, जैसे कि मर्यादा हो गई, ठीक है, भरमार हो गई और मंजिल हो गई, ये सारे क्या है आपके स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पे पुलिंदा जो है पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 31 क्या कह रहा है, चलिए रीड करते हैं। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, शील, शक, शहद या शराब। 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपको बताना है दोस्तों। फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, शहद, शक और शील। इसके अलावा यहाँ पे जो शराब दी गई हुई है, शराब जिसे हम मदिरा भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यह आपकी जो है स्त्रीलिंग शब्द है, यानी राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शराब, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका 32 क्या कह रहा है। 31 जैसे कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, और 32 देखते हैं, रीड करते हैं। अतिथि ने भोजन की, यहाँ पे डैश है, व्यक्त की। अतिथि ने भोजन की व्यक्त की, तो क्या व्यक्त करेगा, जो कोई मेहमान आता है तो क्या व्यक्त करता है, भोजन की इच्छा व्यक्त करता है। क्या करता है यहाँ पे, जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अतिथि ने भोजन की इच्छा व्यक्त की, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की कई अन्य देशों में भी हिंदी के पत्र पत्रिकाएं, यहाँ पे रिक्त स्थान होती हैं। तो विश्व के अन्य जो है कई देशों में, अगर इसी वाक्य को बनाया जाए, इसके जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन है 33, विश्व के कई अन्य देशों में भी हिंदी पत्र पत्रिकाएं क्या होती हैं, प्रकाशित होती हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, प्रकाशित होती हैं, क्योंकि अन्य देशों में भी प्रकाशित होती हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 34, आपसे सादर, यहाँ पे रिक्त स्थान है, डैश है कि आप हमारे यहाँ मुख्य तिथि बनकर पधारे। तो अगर किसी से वो कह रहा है
कि आप हमारे यहाँ चीफ गेस्ट यानी मुख्य अतिथि बनकर आए, तो वहाँ पे क्या कर रहा है वो, वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताना है। तो वहाँ पे वो अनुरोध कर रहा है, क्या कर रहा है, तो यहाँ पे रिक्त स्थान की जगह अनुरोध आएगा, अनुरोध कर रहा है, ठीक है। आप जो है हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट बन के आइएगा, तो हम अनुरोध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 35 क्या कर रहा है, रवि सदा मदन के प्रति, यहाँ पे रिक्त स्थान है रहेगा, क्या रहेगा, तो रवि जो है मदन के प्रति सदैव क्या रहेगा, बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन दोस्तों, तो वो रहेगा कृतज्ञ, क्या रहेगा, कृतज्ञ रहेगा। यहाँ पे कोई पैसेज नहीं दिया हुआ है, बस आपको जो है अपनी जो है अपने कॉमन सेंस के द्वारा ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं। रवि सदा मदन के प्रति कृतज्ञ रहेगा, ठीक है, क्योंकि उपकृत और कर्मठ और कृपा तो रहेगा नहीं, कृतज्ञ ही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, चलिए रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाषा गुण आदि के नाम को कहते हैं कि, तो क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन है, सर्वनाम विशेषण संज्ञा या अवयव, फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन दोस्तों। किसी वस्तु या स्थान या गुण और भाव के नाम से किसे कहते हैं या क्या कहते हैं उसको, तो वो कहते हैं संज्ञा को। संज्ञा की यही डिफिनेशन होती है, किसी वस्तु स्थान भाषा और गुण के आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थी संज्ञा की डिफिनेशन। अगला क्वेश्चन है 37 क्या कह रहा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों, फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन। 4 ऑप्शन है, क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया या संयोजक। तो दोस्तों संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम जो है विशेषण कहते हैं, यानी इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आज के आपके 37 क्वेश्चंस, ठीक है, 37 क्वेश्चंस थे आपके। आपके 37 में से कितने सही होते हैं आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है दोस्तों। और इसके अलावा अगर आपके कोई भी ग्रुप सर्कल में या फ्रेंड सर्कल में कोई भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है तो उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा दोस्तों। और अगर आपको पर्सनली किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इंग्लिश, जीके, स्टैटिक जीके या करंट्स, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं ताकि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।